Okay. So in the previous lecture, we have seen that is in rotational dynamics. Previous lecture of rotational dynamics, we have seen the last thing that we saw. What I see here is ये देखा था. That is NCERT और fingertips के problems हम solve कर रहे थे. Now let me take this further. This is part 5 of NCERT और fingertips. Hmm? यहाँ पर मैंने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 39. Oh, I think I forgot to send you the details ना. यार PDF मैंने शायद नहीं भेजा, आज भेज दूंगा मैं वो सारा. 29 के बाद 39 वाला किया था. So let us take our discussion further. Question number 40 कर लेते हैं अभी. Question number 40. This is what I'll like to solve. Question number 40. Okay. So ये question number 40 से आज शुरू करते हैं. क्या दिया है क्वेश्चन? दे से a car weighs 1800 kg. The distance between its front and the back axle is 1.8 meter. Its center of gravity is 1 meter behind the front axle. 1 meter behind the front axle. Okay. So, yeah. Center of gravity is 1 meter behind the front axle. The force exerted by the level ground on each of the wheel and each back wheel, front wheel and the back wheel is. अब देखिए यहाँ पे मेरे को कार के बारे में उन्होंने बताया गया है. They talk about the car over here. Now let's say okay. So there is a car they say. Let's prepare the sketch for this. कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए पहले हम स्केच ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि विल मेक अ स्केच फॉर इट. कार है और उसके चार पहिए होंगे और उस कार का वेट नीचे ऐड करेगा. तो लेट मी से ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे चार पहिए हैं कार के. दिस इज वन. लेट्स से दैट दिस इज एक, दो, तीन, चार. ये चार पहिए हैं. कार तो मैंने बहुत प्रोपोर्शनेट ड्रॉ नहीं किया है बट यू कैन जस्ट एज्यूम. अब ऐसा बताया गया है कि इस कार का जो डिस्टेंस है, this the front wheel and the back wheel. I'll say this is the front wheels. These are the front wheels, and this is the rear side of the car. तो यहाँ पर जो पहिए होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे. लेट्स से ऐसे चार पहिए होंगे, है ना. एक एक पहिया मैं रख देता हूँ हर एक एंड पे. These are the four wheels of a car. अच्छा, अब ये डिस्टेंस बिटवीन द फ्रंट व्हील एंड द बैक व्हील. कार वेज 1800. डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड द रियर एक्सल इज 1.8 मीटर. This is 1.8 मीटर. Its center of gravity is 1 मीटर behind the front axle. ये फ्रंट वाला एक्सल, ये रियर वाला एक्सल है. तो इसके 1 मीटर पीछे. 1 मीटर मतलब थोड़ा सा इधर हो सकता है 1 मीटर. So let me say that this distance is 1 मीटर. ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ऐसे मान के चलते हैं. दिस इज 1 मीटर का डिस्टेंस.
जो कुछ इस प्रकार होगा। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आई विल कॉल दिस एज जी। ठीक है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट्स एज लाइक दिस इज ए बी बी सी एंड डी। तो उस कार का जो वेट है, दिस वेट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू दिस। इसका जो पूरा का पूरा वेट होगा वो यहाँ से नीचे एक्ट करेगा। सही है, कितना है उस कार का वेट, W इज इक्वल टू एम जी, दैट इज इक्वल टू 1800 इंटू 10, दैट इज 18,000 न्यूटन। ऐसा हम बोल सकते हैं 18,000 न्यूटन। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई ये टोटल लोड है और ये लोड चारों में इक्वली डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग है, तो हर एक का रिएक्शन अलग होगा यहाँ पे। सो लेट मी शो यू द रिएक्शंस फ्रॉम दिस सपोर्ट रिएक्शंस यहाँ पर हम दिखा देंगे। इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में दिस इज द एक्टिव फोर्स और यहाँ पर होगा रिएक्शन, उल्टा हो गया, दिस इज द रिएक्शन, शो यू दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन एट ए। उसी तरह से चार रिएक्शंस होंगे, तो दिस इज द रिएक्शन एट बी, likewise it will have the reaction at C also and it will have the reaction at D also। तो ये चारों के चारों रिएक्शंस यहाँ पर होंगे और वही मुझे फाइंड आउट करना है। I'll call this as RA, this reaction is RB, this reaction is RC and this reaction is RD। ठीक है, these are the reactions। now मुझे यहाँ पे जो फ्रंट के रिएक्शंस और रियर के रिएक्शंस सेम होंगे, so what I'm going to call this RA is equal to reaction at the front and this is also reaction at the front। ये दोनों रिएक्शन सेम होंगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, सिमेट्रिकल थिंग जो है ना उस वजह से। एंड दिस यहाँ का रिएक्शन होगा रिएक्शन एट द रियर, दिस इज ऑल्सो रिएक्शन एट द रियर। ये सो व्हाट वी से हियर, रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू रिएक्शन ऑन द फ्रंट एक्सल एंड रिएक्शन एट सी इज इक्वल टू रिएक्शन एट डी इज इक्वल टू रिएक्शन ऑन द रियर एक्सल। ये मुझे फाइंड आउट करने हैं बेसिकली, व्हाट आर द रिएक्शंस ऑन द फ्रंट व्हील एंड द बैक व्हील, ये उन्होंने पूछा गया। इज द क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, सो नाउ यहाँ पर दिस कार इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब ना तो वो गिर रहा है कुछ हो रहा है, सो विल से फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम। अब ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, एंड वी नो दैट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है। सो व्हाट वी से हियर, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशंस क्या होंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हम जैसे देख पा रहे हैं, देर आर नो फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन, देर आर फोर्सेस ओनली इन द वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन के फोर्सेस का हमें इक्वेशन क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव होंगे, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव होंगे। सो व्हाट आर द अपवर्ड फोर्सेस, एक दो तीन चार, ये दो फोर्सेस है। सो आई से टू टाइम्स रिएक्शन इन द फ्रंट प्लस टू टाइम्स रिएक्शन ऑन द रियर एक्सल, माइनस होगा ये 18,000, वो उस तरफ जाके इक्वल टू के साइन के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 18,000 and therefore let me simplify this, what am I going to say here, I'll say that therefore reaction at the front plus reaction on the rear side is equal to 9,000 Newton। okay, I'll call this as equation 1। तो यहाँ पर मुझे पहला इक्वेशन मिल गया। जनरली हमारा जो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम आई विल राइट डाउन द सेकंड इक्वेशन। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, for rotational equilibrium, summation of moments of all the forces about any point is equal to zero। और ये मोमेंट्स होंगे प्लस जब वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ये उसका साइन कन्वेंशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ वी हैव टू राइट डाउन द मोमेंट इक्वेशन। ऑलवेज रिमेंबर ये मोमेंट इक्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल होता है, इसमें गलती होने का चांस होता है, तो यू हैव टू आंसर इट व्हेन आई एम राइटिंग हियर। मोमेंट लेना है मुझे। Now this moment about any point जो दिया है तो मैं वो point ले लूंगा for my convenience, I'll take this point। ये जो any point है it can be taken about any point, but I'll take the point जो एक unknown को eliminate करेगा। मतलब एक unknown, यहाँ पर मेरे पास दो unknowns है, RF and
आर आर, ये दो अननोन है मेरे पास। तो आई विल टेक इट्स मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट अबाउट फ्रंट एक्सल, आई विल टेक इट्स मोमेंट अबाउट फ्रंट एक्सल। ये जो एक्सल वाला पॉइंट है, आई विल बी टेकिंग द मोमेंट अबाउट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो है फोर्स, दिस फोर्स, ये इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे पकड़ के रखूँ गाड़ी को, तो ये वाला फोर्स इस गाड़ी को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, सो इट्स अ क्लॉकवाइज मोमेंट, सो इट इज नेगेटिव। वेयर एज ये दोनों फोर्सेस इस गाड़ी को इस तरह से ऐसे ऊपर रोटेट करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको यहाँ पर फिक्स रखा जाए और ये दोनों फोर्सेस तो इसमें से पास हो रहे, तो इसका मोमेंट जीरो आएगा और इसका भी मोमेंट जीरो आएगा। बट दिस मोमेंट, ये मोमेंट क्या करेगा, इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने, तो ये वाला मोमेंट पॉजिटिव आएगा और ये वाला मोमेंट नेगेटिव आएगा। सो लेट अस राइट डाउन द मोमेंट इक्वेशन। मोमेंट इक्वेशन क्या होगा देखते हैं, बताइए मुझे। This will become, it is force into the perpendicular distance. So what is this force? This force is 18,000 Newton. 18,000 into the distance. इस एक्सल से उसका डिस्टेंस है 1 मीटर, जो कि हमने पहले ही लिखा है, पता है अपने को। सो 1 मीटर, लेकिन ये मोमेंट माइनस होगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज है, और ये दोनों का मोमेंट क्या होगा, प्लस। अब देखिए, ये फोर्स है आर आर इंटू द डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम दिस, यहाँ से उसका इस एक्सिस से उसका डिस्टेंस कितना होगा, this distance is this distance is 1.8 मीटर। और ऐसा एक नहीं दो है, तो इसको मैं इंटू टू भी कर दूंगा, और वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए उसको प्लस भी लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन टू। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन्स है, आर एफ एंड आर 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 द टू अननोन्स। तो यहाँ से एक अननोन मुझे यहाँ से मिल जाएगा। सो लेट मी सिंप्लीफाई दिस। इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई करूँ, I'll say इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट I'll say here, this will become आर आर is equal to 18,000 अपॉन 2 इंटू 8.8, ये हो जाएगा 9,000, ये हो जाएगा 90,000 अपॉन 18, दैट विल बिकम 5,000 न्यूटन। सो आर आर इज इक्वल टू 5,000 न्यूटन हो जाएगा। आर आर इज इक्वल टू 5,000 न्यूटन, दैट इज आवर फर्स्ट आंसर। और सेकंड आंसर मुझे यहीं से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर आर एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 18,000 में से 5,000 गया, सॉरी 9,000 में से 5,000 गया, दैट विल बी 4,000 न्यूटन। सो दिस इज द force which is acting, or reaction which is acting at the front वाला है 4,000, rear वाला 5,000। ओके, 4,000 5,000, ये रहा 4,000 फ्रंट व्हील, 5,000 रियर व्हील। 4,000 फ्रंट व्हील, 5,000 rear wheel, which is the answer here, the answer is A here. Is this clear? क्या ये समझ में आ गया? Did you understand that? Did you understand that? चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us take this further. ये तुम्हारा आंसर is A here. I'll go for the next question now. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। So this was the question where हमने मोमेंट इक्वेशन को अच्छी तरह से यूज किया और समझ भी लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A uniform ladder 3 meter long, weighing 20 kg, leans. A uniform ladder 3 meter long, weighing 20 kg, leans against the frictionless wall. The wall is frictionless, याद रहे, there is no friction at the wall.
It's a frictionless wall. Its foot rests on a rough floor 1 meter from the wall. The reaction force at the wall and the floor are very interesting. Very बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. चलिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. Let's draw the diagram for this. So in the diagram, I'll say this is the ये फ्लोर है और वॉल है और यहाँ पे जो लैडर है, लेट मी से दिस इज द लैडर. ये लैडर है, ठीक है. नाउ दिस लैडर इज 3 मीटर लॉन्ग. दिस लैडर इज 3 मीटर लॉन्ग एंड इट्स वेइंग 3 मीटर. अगर मुझे दिखाना पड़े तो मैं इसको ऐसा दिखा दूंगा. तो ये रहा. दिस लैडर इज 3 मीटर लॉन्ग. ये 3 मीटर लॉन्ग रहा. तो उसका जो मिड पॉइंट होगा ये. चलिए इस पॉइंट्स को मैं क्या नाम दूंगा. आई कॉल दिस एज ए बी सी. दिस इज पॉइंट ए. बाय द वे इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर ले. So let me say that this is point A, this is point B, और ये उसका सेंटर जो होगा उसे मैं नाम दूंगा C. अब मुझे बताइए कि इसका वेट जो होगा वो कहाँ पर एक्ट करेगा. वेट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो यहाँ से वेट, लेट मी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस लैडर. सो व्हाट आर द एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस हियर. ये यहाँ से उसका वेट नीचे एक्ट करेगा. दिस वेट इज 20 kg. So I'll say the weight is equal to 20 into 10, that is 200 न्यूटन. वेट इज mg ना. तो ये 20 kg होगा तो W इज इक्वल टू mg. g मैंने 10 ले लिया तो 20 इंटू 10 दैट विल बी इक्वल टू 200 न्यूटन. तो ये हो गया पहला फोर्स. दिस इज एक्टिव फोर्स. दूसरा कौन सा फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा. नाउ देयर इज नो फ्रिक्शन, लेकिन जहाँ कहीं वो टच कर रहा है वहां पर नॉर्मल रिएक्शन तो मिलेगा. सो लेट मी से दैट देयर इज नॉर्मल रिएक्शन ओवर हियर. दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. ये बराबर परपेंडिकुलर टू द सपोर्टिंग सरफेस होगा. सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. इसे दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. I'll pick up the second normal reaction. कहाँ पर होगा. The second normal reaction is over here at B. This is the reaction at A and this is the reaction at B at the supporting surfaces. ठीक है. तो उन्होंने यही पूछा है what is the reaction at A and reaction at B. They are asking these reactions only. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे. भाई ये तो है there is no friction involved in this case. There is no friction involved in this case. और इट इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल. लेकिन एक चीज मुझे उन्होंने बताया कि दिस इज 1 मीटर फ्रॉम द वॉल. दिस इज 1 मीटर. तो कैन आई फाइंड आउट दिस डिस्टेंस ए बी सी डी. कैन आई फाइंड आउट बी डी इज इक्वल टू. बाय द वे ये जो छोटा डिस्टेंस होगा यहाँ पे सी, ये दो डिस्टेंसेस जो है डिस्टेंस में थोड़ा दूर लेके जाऊंगा. हाँ ठीक है. लेकिन यहाँ का जो डिस्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिस्टेंस जो है वो थ्री का आधा होगा. थ्री का आधा मतलब दिस इज 1.5 मीटर. A से C का डिस्टेंस. By the way, can I find out B here? BD here. BD is equal to square root of 3 square, that is 9, minus 1 square 1, that is 8. So it is 2 root 2 meter. This distance is 2 root 2 meter. अब देखिए मेरे पास कौन से इक्वेशन है. हाउ मेनी इक्वेशन. जितने इक्वेशन होंगे उतने ही अननोन्स होने चाहिए, तब सिस्टम सॉल्व हो जाता है. सो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, for translation the summation of moments, summation of all the forces, summation of all the forces is equal to 0. तो इस इक्वेशन के दो इक्वेशन बन जाते हैं. summation of fx is equal to 0 and summation of fy is also equal to 0. ये दो forces बन जाएंगे, right ना. isn't it. okay.
अच्छा, उन्होंने क्या बोला है? फ्रिक्शनलेस वॉल, देयर इज नो फ्रिक्शन एट द वॉल, नो फ्रिक्शन एट द वॉल। लेकिन यहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया, तो देयर हैज टू बी फ्रिक्शन हियर। अगर ये स्मूथ रहेगा तो ये सटक जाएगा, खिसक जाएगा, सो देयर हैज टू बी फ्रिक्शन एक्टिंग ओवर हियर। और यहाँ पर फ्रिक्शन कौन से दिशा में एक्ट करेगा? द टेंडेंसी ऑफ मोशन इज इन विच डायरेक्शन? यहाँ पर इट विल ट्राई टू स्लिप इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन, ये होगा टेंडेंसी ऑफ मोशन, बराबर है क्या? I'll say the tendency of motion is in this direction, ये जो है उधर स्लिप करेगा, मोशन टेंडेंसी। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन के एग्जैक्टली अपोजिट साइड में फ्रिक्शन एक्ट करता है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग हियर? द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, ऐसा एक्ट करेगा फ्रिक्शन। दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एफ आर, इजंट इट? या एफ हम बोल सकते हैं, इट्स सिंपली एफ। एंड दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स on the rough floor, the reaction forces on the floor is. Now what will be this reaction? F is, ये जो होगा म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन ये अपने को म्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमको ये मिल सकता है आंसर। कैसे मिल सकता है मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पर x डायरेक्शन में ऐड करने वाला ये वाला इक्वेशन लिखूंगा मैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो x डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर रहा है और रिएक्शन एट भी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? दिस राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, या राइट में जो फोर्स होगा वो पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स इट विल बी एफ माइनस रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा। एंड देयरफॉर देखिए यहाँ पे भी, सो देयरफॉर या व्हाट आई विल गेट देयर, एफ इज इक्वल टू आर बी रिएक्शन एट बी, लेकिन दोनों भी अननोन है, आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 1। जैसे कि मुझे समेशन एफ वाई से और एक इक्वेशन मिल जाएगा, समेशन एफ वाई से, क्योंकि यहाँ पर देखिए अननोन्स कितने हैं मेरे पास अननोन्स है रिएक्शन एट ए, रिएक्शन एट बी एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये तीन अननोन्स है। लेकिन इसके लिए इक्वेशंस भी तो तीन है मेरे पास, ये समेशन एफ एक्स वाला एक इक्वेशन है, समेशन एफ वाई वाला एक इक्वेशन है, एंड समेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस का एक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे तीन इक्वेशन, तीन अननोन्स मिलेंगे और उसको मुझे सॉल्व करना है, वेरी सिंपल। तो समेशन एफ वाई के लिए है अपवर्ड फोर्स ये और डाउनवर्ड फोर्स ये। सो व्हाट आई विल से हियर, समेशन एफ वाई पॉजिटिव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड वाला आर ए इज पॉजिटिव एंड माइनस 200 इज नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। उसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं, अपवर्ड फोर्स आर ए इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स 200। तो यहाँ पर मुझे पहला एक आंसर मिल गया, रिएक्शन एट ए इज 200 न्यूटन, reaction at A is 200 Newton. Okay. नंबर क्यों नहीं आएगा भाई? कोई नहीं, रिएक्शन एट ए इज 200 न्यूटन, ठीक है। अब रही दूसरी बात, तीसरा इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। What I'll say, summation of moments of forces about any point is equal to 0. तो I will take the point, ऐसा पॉइंट हम चूज करेंगे जो कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, तो कन्वीनियंट पॉइंट वो होता है जहां से ये देखो यहाँ पे दोनों अननोन्स इधर से पास हो रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ दिस फोर्स विल बी 0 एंड मोमेंट ऑफ दिस फोर्स इज आल्सो 0। तो ये जो मोमेंट है आई टेक इट अबाउट पॉइंट ए, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इन दोनों का मोमेंट तो 0 बन जाएगा। प्लीज आंसर द क्वेश्चन नाउ, प्लीज आंसर। अब ये जो फोर्स है इसका मोमेंट मुझे लिखना है, गौर से देखिए, ये जो फोर्स है उसका मोमेंट मुझे लिखना है। लेट्स सी हियर, ये फोर्स है, दिस फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ये है वो फोर्स, ठीक है। इस फोर्स का अमाउंट है 200 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है वो 1.5। अगर ये 1 मीटर है तो इसमें से आधा होगा ना ये, सो दिस विल बिकम 0.5 मीटर, दिस विल बिकम 0.5 मीटर। तो यहाँ का मोमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइए, इट विल बी नथिंग बट 200 न्यूटन
into the perpendicular distance from the moment center. This point is called as moment center. It is 0.5 and it is tending to rotate it in the clockwise direction. तो ये clockwise है मतलब वो moment minus आएगा. So it will be minus. Whereas if I am talking about this force, इस force की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं इस force की बात कर रहा हूँ, this is the force, ये उसका line of action है, ये force इस तरह से act करेगा और ये force अगर इस तरह से act कर रहा है तो इसका perpendicular distance कितना है यहाँ से, इसका perpendicular distance from this moment center is equal to 2 root 2. So इसका moment equation क्या हो जाएगा, and moreover it is trying to rotate it in the anti-clockwise direction, so इसका moment positive आएगा. चलिए क्या बनेगा ये बताइए. So this will become plus force is RB and the perpendicular distance is 2 root 2. Are you understanding that? जब तक आप खुद मोमेंट इक्वेशन लिखने का प्रयास नहीं करोगे तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा. आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि यू विल ट्राई टू राइट इट ऑन योर ओन. अब देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ से आर बी मिल जाएगा, उस आर बी को इधर सब्स्टिट्यूट करिएगा तो यहाँ से एफ मिल जाएगा. वेरी सिंपल. तो अब क्या करेंगे देखते हैं. दिस विल बी therefore reaction at B, this is equal to 0 of course, so reaction at B is equal to 0.5 into 200 is 100 and 100 upon 2 root 2, so this will become 50 upon root 2 or multiply and divide it by root 2, so this will become 25 root 2, 25 root 2 Newton. This is the reaction at B, reaction at B. तो 25 रूट 2 के एक आंसर तो आ गया और लेकिन मेरा इसमें से रिएक्शन फोर्सेस एट द वॉल, दिस इज द रिएक्शन फोर्स एट द वॉल और मेरा आंसर यहाँ पर मुझे मिल चुका है. इट विल बी 25 रूट 2. ए इज द आंसर, क्योंकि वॉल का रिएक्शन 25 रूट 2 देने वाला ये इकलौता आंसर है, लेकिन मुझे बाकी का क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस इज द रिएक्शन एट द वॉल. अब देयरफॉर यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा देखिए, देयरफॉर दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो 25 रूट 2. ठीक है, गौर से देखिए रिएक्शन एट ए. रिएक्शन एट ए को अगर मुझे गौर से देखना है, रिएक्शन एट ए, तो रिएक्शन एट ए जो होगा, एक्चुअली इस रिएक्शन को मुझे नॉर्मल रिएक्शन बोलना चाहिए. आई शुड कॉल दिस एज अ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एन एट ए. समझे क्या? आई विल कॉल दिस एज अ नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि टोटल रिएक्शन एट ए जो होगा अगर मैं उसको गौर से देखूं, प्लीज लुक एट दिस केयरफुली, प्लीज लुक एट दिस वेरी केयरफुली, कि अगर मैं रिएक्शन एट ए में बात करना चाहता हूँ, if I want to talk about the reaction at A, तो reaction at A is basically comprising of, it is basically comprising of, ये एक reaction है which is in the upward direction, this is one reaction which is the normal reaction at A, ये normal reaction at A है and that is equal to 200 Newton. और दूसरा है force of friction, दूसरा है force of friction जो कि इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में है. देखिए this is the force of friction, this force of friction is 25 root 2 और इन दोनों का मिला के जो रिएक्शन आएगा, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज पॉइंट ए, इन दोनों का मिला के जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, इन दोनों का मिला के जो रिजल्टेंट आएगा, दैट विल बी द रिएक्शन एट ए. एक्चुअली दिस इज रिएक्शन एट ए. सो मुझे रिएक्शन एट ए जो कैलकुलेट करना है, आर ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ऐसा मिलेगा मुझे रिएक्शन एट ए. गौर से देखिए, अगर इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो दैट विल बिकम एन ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर, 2 टू द 4, 1 2 1 2 प्लस 25 का स्क्वायर 625 इंटू 2, दैट इज 1250, 1250. एंड इफ आई कैलकुलेट दिस, इसको अगर मैं किसी तरह से कैलकुलेट कर लूँ तो ये जो रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, दिस विल बिकम 41,250. ये देखिए गौर से 41,250. इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट इट, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो somehow come about 203 न्यूटन आएगा ये. सो दिस इज द रिएक्शन एट ए जो कि आंसर दिया हुआ है यहाँ पे. दिस इज द टोटल रिएक्शन एट ए इज 230 न्यूटन. इस कारण है यहाँ का रिएक्शन एट बी जो हमने कैलकुलेट किया वही है. यहाँ का रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू 25 रूट 2 एंड इन दोनों का मिला के जो भी कुछ रिजल्टेंट आएगा वो होगा रिएक्शन, वो होगा रिएक्शन एंड दैट विल बी द रिएक्शन एट ए. सो दिस रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू कितना, 230 न्यूटन, 203 न्यूटन. ये है उसका आंसर. ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है. इज दिस क्लियर टू ऑल? हेलो, इज दैट क्लियर?
समझ में आ गया ये? हेलो हेलो। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो गया, लोगों ने क्या मैसेज शायद देखा नहीं, मैंने लेट मैसेज डाल दिया, क्या हो गया, आई डोंट नो। पीपल आर नॉट स्टिल नो। अभी आज तो ऐसा मौसम है तो बोलेंगे रेंज का प्रॉब्लम है, रेंज का प्रॉब्लम है क्या। क्वेश्चन नंबर 42 तेरा। फ्री बॉडी डायग्राम वाले क्वेश्चन है हाँ ये। हम्म, क्या दिया है देखिए यहाँ पे। दे से मीटर स्टिक, a meter stick is balanced on the knife edge at its center। ओहो, देखिए कुछ ऐसा किया हुआ है। मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर, देखिए ऐसा कुछ किया। ये मीटर स्टिक है समझो। गिर गया। चलिए, तो ये मीटर स्टिक बैलेंस किया गया है एट इट्स सेंटर। सो लेट मी जस्ट शो इट ओवर हियर। ये रहा मीटर स्टिक। आई ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। मीटर स्टिक मतलब उसका लंबाई 1 मीटर है। सेंटर पर उसको किया है बैलेंस नाइफ एज। नाइफ एज मतलब एकदम पॉइंटेड एज। ये ऐसे उसको बैलेंस किया गया है। तो इस तरफ 0.5 मीटर है, उस तरफ 0.5 मीटर है। और क्या दिया है, when two coins each of mass 5 gram are put one on top of the other at 12 सेंटीमीटर मार्क। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। 12 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ पर दिस इज 12 सेंटीमीटर मार्क। यहाँ पर दो कॉइन्स पुट किए, जैसे ही कॉइन्स पुट किए तो उसका वेट एक्ट करना शुरू करेगा। सो द वेट ऑफ दीज कॉइन्स आर गोइंग टू एक्ट ओवर हियर। So this is the weight which is acting on the coins, ऐसा। let's say, and this distance is 0.12 meter, 0.12 meter, okay। This is going to act over here। The stick is found to be balanced, the stick is found to be balanced at 45 centimeter। हाँ, the mass of the meter stick is, अभी उसको पहले तो ऐसे उसको यहाँ पर बैलेंस किया था। नाइफ एज एट द सेंटीमीटर स्टिक इज बैलेंस, पहले ऐसा बैलेंस किया था उसको, देखिए गौर से। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे इस डायग्राम को। देखिए ये दो डायग्राम्स है भाई। पहले डायग्राम में उसको ऐसा बैलेंस किया था सही तरीके से। दूसरे डायग्राम में वो बोल रहे कि उधर बैलेंस नहीं, उसको बैलेंस द इट इज बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि ये जो है इसे मुझे मूव करना पड़ा यहाँ से इधर, ऐसा। सो दिस डिस्टेंस इज, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, दिस इज 0.45 मीटर। लेकिन उसका जो वेट है वो तो वहीं पर ऐड करेगा जी, सेल्फ वेट। वो तो इधर से ही ऐड करेगा ना नीचे। इट्स गोइंग टू एक्ट ओवर हियर ओनली। यस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा उसका, जो सेंटर से जो डिस्टेंस है, आई मीन एंड से, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया। दिस डिस्टेंस इज 0.5 मीटर ओनली। ये 0.5 मीटर है और उस तरफ का 0.5 मीटर है, ऐसा कुल मिलाकर 1 मीटर है। तो ये था केस वन, जब उसको पूरी तरह से बैलेंस किया था। अब उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ा, मतलब उसका जो नाइफ एज है उसको इधर शिफ्ट करना पड़ा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर उसका वेट कितना है वही मुझे पता करना है। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस, दिस वेट इज इक्वल टू mg।
तो उन्होंने एक्चुअली द मास ऑफ द मीटर स्टिक इज m इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछा है उन्होंने, व्हाट इज द वेट। नाउ आई विल से g इज इक्वल टू 10, सो दिस विल बिकम 10m, मुझे m ही फाइंड आउट करना है। नाउ इट इज बैलेंसिंग अबाउट दिस पॉइंट, आई विल से ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूंगा दिस इज a, दिस इज b एंड दिस पॉइंट इज c। तो ये रहा पॉइंट c, दिस इज a and this is b, I'll call this point as d and I'll call this point as e, ऐसा, ठीक है। अब मुझे मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज, यहाँ पर ओनली वन अननोन इज देयर एंड ओनली वन इक्वेशन विल हेल्प मी। देखिए दिस इज इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, अब जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पे दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहले मैं बोलूंगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के दो इक्वेशंस होते हैं, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है कि जो एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये इक्वेशन हमारे किसी काम का नहीं है यहाँ पे। I'll go for summation Fy is equal to 0, पॉजिटिव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर दो फोर्सेस है, लेकिन मैंने एक फोर्स अभी तक दिखाया नहीं है, कौन सा फोर्स आप बता सकते हो? इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम में रिएक्शन भी दिखाना पड़ेगा, और वो रिएक्शन जो है वो होगा यहाँ का रिएक्शन, द रिएक्शन दिस इज द रिएक्शन एट ई, ठीक है। अब दो अननोन्स हो गए यहाँ पे। नाउ व्हाट इज द समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, समेशन, अब ये जो कॉइन है वो कॉइन कितने कितने का है, वो कॉइन देखिए 5 ग्राम के कॉइन्स है, तो 5 प्लस 5 10 ग्राम्स के कॉइन है, 10 ग्राम के कॉइन्स 10 एम एम 10 जी ऐसा आएगा, 10 जी, ठीक है। मास को मैं ग्राम में ही रखूंगा, उसको मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, लेट बी इन ग्राम्स, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर समेशन एफ वाई मतलब ये 10 जी है, और ये 10 जी नहीं एक्चुअली 10 इंटू जी, दैट इज 10 इंटू 10, सो दिस विल बिकम 100 न्यूटन, 100 जो भी कुछ है 100, ठीक है, 100 होगा ये न्यूटन। अगर मैं ये मास 10 ग्राम का लिखता हूँ, अगर इफ दिस इज गिवन इन ग्राम, तो मुझे स्टिक का जो आंसर आएगा मास वो भी ग्राम में ही आएगा, याद रखिए, ठीक है। सो आई विल कीप इट एज इट इज। नाउ दिस विल बिकम 100 in the downward direction, reaction at E in the upward direction minus 10m in the downward direction is equal to 0. Now let's be little smart here, यहाँ से ये एक इक्वेशन है, लेकिन इसमें से आर ई मुझे फाइंड आउट ही नहीं करना है, एंड आई कैन एलिमिनेट आर ई कैसे, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में I'll say summation of moments about moment of the forces about any convenient point I'll take this point as E is equal to 0. Why E? Because I want to eliminate this RE, मुझे इसका कोई मतलब लेना देना ही नहीं है, तो मैं इसको एलिमिनेट करूंगा कैसे, क्योंकि उस फोर्स का मोमेंट अबाउट E इज विल बी 0, तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं मोमेंट इक्वेशन लिखना चाहूँ, प्लीज आंसर इट, मोमेंट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पर आई एम, दिस इज द मोमेंट सेंटर, ये फोर्स है, व्हाट इज दिस फोर्स 10m, और इसका डिस्टेंस कितना है, देखिए ये है 0.4 और ये है 0.5, सो दिस डिस्टेंस इज 0.1 मीटर, राइट। और वो इसके अब इफ यू आर बैलेंसिंग अबाउट दिस, तो दिस फोर्स विल ट्राई टू रोटेट इट लाइक दिस, ऐसा उसको घुमाने की कोशिश करेगा, वेयर एज दिस फोर्स, ये जो है फोर्स, ये इसको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज कपल देगा और ये क्लॉकवाइज कपल देगा, क्लॉकवाइज कपल माइनस होगा, एंटी क्लॉकवाइज कपल प्लस होगा, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो ये बैलेंस हो गया, फाइन। तो लेट मी राइट डाउन द इक्वेशन हियर, इसका मोमेंट क्या आएगा या इसका कपल क्या आएगा, द फोर्स इज 10m into the distance is 0.1 and this is minus plus, ये प्लस होगा, the force is 100 into the distance, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.4 है और ये 0.12 है, so what is this distance DE, ये डिस्टेंस होगा DE and that distance DE is equal to 0.45, एक सेकेंड ना, ये 0.4 नहीं है 0.45 है, so this distance is 0.45 minus 0.45, ये डिस्टेंस होगा 0.05, याद रखिए, ये डिस्टेंस कितना होगा 0.05, और ये डिस्टेंस होगा 0.45 माइनस 0.12,
एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये माइनस वाला मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, देखिए एक 0 आएगा, सो दिस विल बिकम 0.5m इज इक्वल टू पॉइंट 100 माइनस दिस, 100 माइनस कितना आएगा भैया, दिस इज 3.33 into 100. So what will be the answer here? The answer is this will become 33 upon 0.5, मतलब 330 upon 5 is equal to m, and that is equal to 5 6 6, mass is 66 gram. The mass of this stick is 66 gram. That is option B. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये. Is this clear to you all? Hello, please answer. ये समझते कर रहे हैं? Are Yes, you all sir. understanding this? Sure? समझ में आ रहा है सच्ची में या ऐसे ही बोल रहे हो? हेलो. 43. A uniform cube of mass m and side A is placed on the frictionless horizontal surface. The vertical force F is applied to the edge as shown in the figure. Now there are four options given there कि क्यूब कब मूव होगा, कब नहीं मूव होगा, x के बारे में. So for that what I need to do is I need to draw the free body diagram of this. इसका मुझे free body diagram draw करना पड़ेगा. So I'll draw the free body diagram of this here. और फिर हम उसको अकॉर्डिंगली एनालाइज कर लेते हैं. ठीक है, तो ये रहा उस क्यूब का डायग्राम, ये रहा वो क्यूब. भाई क्या होगा अब इस क्यूब के ऊपर देखते हैं. वहां पर कुछ फोर्स दिया है, मास इज m. अगर मास m है तो मुझे ये बताइए कि यहाँ का जो फोर्स होगा वो कितना एक्ट करेगा, कहाँ पर एक्ट करेगा. उसका मास अगर m है तो इट्स वेट विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स लाइक दिस, और वो वेट है mg. ठीक है. और एक चीज यहाँ पर बताई गई है कि भाई दिस फोर्स, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू a. ये जो डिस्टेंस है वो a है, जबकि यहाँ का डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस a/2 होगा. दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी a/2. ठीक है, दिस इज a/2. इट्स क्लियर. नाउ मुझे चाहिए देयर इज अ वर्टिकल फोर्स एक्टिंग एट ओ हियर, एंड यहाँ पर मुझे बोला है कि द क्यूब विल मूव अप. अब ये क्यूब अगर मूव करेगा, इसको अगर ऐसे उठाने की कोशिश करेंगे तो ये कैसे मूव करेगा, पॉसिबल कैसा होगा? कैन यू प्लीज टेल मी. इट विल ट्राई टू मूव इफ आई अप्लाई द फोर्स लाइक दिस, तो इट विल ट्राई टू रोटेट, मतलब एग्जैक्टली होगा यूं कि ये जो क्यूब है ये इट विल ट्राई टू रोटेट अबाउट दिस एज. तो ये जो फोर्स है इस फोर्स की वजह से देखिए ये इट विल ट्राई टू रोटेट अबाउट दिस एज, मतलब this force will cause the anti-clockwise movement which will try to rotate the block like this. Whereas ये जो फोर्स है, वेट है उसका, सेल्फ वेट, वो उसको इस डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अप्लाई करेगा. सो डिपेंड करेगा, फोर्स ज्यादा होगा तो जिसकी वजह से इट विल ट्राई टू मूव. अगर वो कम रहेगा तो वो इधर ही रुकेगा, इसके नीचे घूमेगा नहीं वो, क्योंकि यहाँ पर वो फ्लैट सरफेस पर रेस्ट कर रहा है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो व्हाट आई विल से हियर इज इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टॉर्क विच इज एक्टिंग ड्यू टू द फोर्स F, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F. Let me call this torque as tau 1. It is equal to the force into the perpendicular distance. About this perpendicular distance is A, FA. और ये टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. ठीक है. दूसरा टॉर्क है टॉर्क ड्यू टू द वेट, तो से टॉर्क ड्यू टू वेट, ड्यू टू वेट. Let me call this torque as tau 2, which is equal to mg into a by 2. और याद रहे कि ये जो टॉर्क है वो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। Now these two torques are trying to cancel each other. अब ये टॉर्क कब मतलब व्हाट डू यू से, ये जो टॉर्क है मोशन, वेरियस केसेस के लिए क्या होगा ये अपने को देखना पड़ेगा। So the torque will move, will not move, the torque will exhibit motion, the cube will rotate and slip at a normal reaction effectively at a by 3 from a normal reaction at a by 3 from, ये मुझे सारे possibilities चेक करने पड़ेंगे। Not exhibit any motion, हाँ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ torque, there is no motion, motion कब नहीं होगा, there is no motion if torque 1 is equal to torque 2, torque 1 क्या है FA and torque 2 क्या है mg a by 2, a gets cancel, so अगर F is equal to mg by 2 होगा then there is no motion। mg by 2 दिया है क्या, हाँ ये देखो दिया है, नहीं mg by 2 ये, अच्छा लेकिन अगर there will be the torque will move up, the this is the first possibility। अब मैं second possibility डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो है this will move up या रोटेट होगा, cube moves up if force, if torque 1 is greater than torque 2, torque 1 is greater than torque 2, what is torque 1 and torque 2, let me substitute, torque 1 है, क्या है torque 1, if torque 1 is greater than torque 2, torque 1 is Fa is greater than mg into a by 2, a gets cancelled, so it will be F is greater than mg by 2, अगर वो ज़्यादा बड़ा है तो ये भी यहाँ पर है possibility, ये है दूसरा possibility, isn't it, this is likely to happen। अब अगर तीसरा उन्होंने दिया है if you assume that normal reaction is effective at a by 3 from a then the block would turn if, अच्छा ऐसा मान के चलते, अब ये देखिए यहाँ पे इसकी मैं बात करूंगा अभी, नॉर्मल रिएक्शन इज इफेक्टिव एट a by 3 फ्रॉम a, ये चेक करना है मुझे, आई हैव टू चेक दिस पार्ट नाउ, a by 3 मतलब यहाँ पर होगा वो नॉर्मल रिएक्शन, गौर से देखिए आई विल रीड्रॉ दिस थिंग, इस चीज को मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर लूँ या रहने दो कोई नहीं, अगर दिस इज a by 2, a by 3 मतलब यहाँ पर होगा कहीं पे, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर है which is at a distance of a by 3 from a, normal reaction is effective at a by 3 from a, अगर ऐसा होगा, थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, if normal reaction effective at a by 3 from a, so I'll take moment about any of this, isn't it, so if we assume normal reaction I will do it, what is, so question number 48, let me go to question number 48 now, एक सेकंड ना, तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन जो दिया है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rotates about its axis with angular speed omega, its rotational kinetic energy is, क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने देखा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो टेबल दिया था मैंने आपको, कहाँ गया वो टेबल, यही टेबल है वो,
लेकिन इस, हाँ ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. So I'll write here kinetic energy rotational Ke rotational is equal to half I omega square. ये I क्या है भाई? What is I? This I is the moment of inertia of the solid cylinder. It is of the solid cylinder. Solid cylinder का moment of inertia. Once again let's go back to the same. वहीं पर चले जाते हैं. ये जो है यहाँ पर जहाँ तक मुझे याद है, ये रहा, ये मैंने आपको टेबल दिया था इधर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज. तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का 3 and 3a, डिस्क और सॉलिड mr square by 2. So let me just substitute here this for solid cylinder, that is given by m r square upon 2. और अगर ये मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाफ mr square by 2 into omega square. So this is 1 upon 4 mr square omega square. That's the answer. So this is C is the answer here. Is this clear to you all? Is this okay? अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 46 देखिए. क्वेश्चन नंबर 46. Which one of the following has the highest moment of inertia when each of them has same mass and same radius? मतलब उसका मास भी सेम है और रेडियस भी सेम है. अब इसका हर एक का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. कैन यू टेल मी वन बाय वन किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा? ये तो हमने वहां पे लिखा ही है फॉर्मूले में. सो इफ आई राइट डाउन फॉर द रिंग, रिंग के लिए कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग? कितना होगा एम आई फॉर द रिंग? इट इज गिवन बाय एम आर स्क्वायर. ठीक है. फॉर द डिस्क, व्हाट इज इट फॉर द डिस्क? दिस इज एम आई फॉर द डिस्क, I for the disk. It is equal to mr square upon 2, right? Then the next one is for the hollow sphere. What is the moment of inertia for the hollow sphere? Hollow sphere मैंने दिया था आपको, अगर आपको याद होगा, 2/3 mr square. 2/3 mr square. If I go for the same table again, ये देखिए टेबल पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर hollow cylinder, disk, solid cylinder, hollow cylinder और sphere is 2/3 mr square. ठीक है. So this is 2/3 mr square. And solid sphere, the next one is solid sphere. ये रहा solid sphere. Solid sphere का कितना? I for solid sphere. Solid sphere, it is given by 2/5 mr square. अब कैसे पता चलेगा ये कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है? Now this is equal to 1 mr square. This is 0.5 mr square. This is 0.66 mr square, and this is equal to 0.4 mr square. आप इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिएगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर, इफ आई राइट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सबसे कम किसका है? आई फॉर द सॉलिड स्फीयर.
सॉलिड स्फीयर, उसके बाद आएगा 0.5 डिस्क का, उसके बाद आएगा हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर, और उसके बाद आएगा रिंग का. So this is the order in which the moment of inertia. So which has got the maximum moment of inertia? इसका moment of inertia सबसे ज़्यादा है. So it is, they want the maximum, highest moment of inertia is for the ring. So it is the A is the answer here. Did you understand this? Did you understand this? पता नहीं. Did you understand this? I don't know. Yes, sir. चलिए. चलिए. क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे. I like to discuss this question here. The moment of inertia of the body depends upon, it depends upon, the moment of inertia is I is equal to mk square. K is the radius of gyration actually. So it depends upon the mass of the body. Yes, it depends upon the axis of rotation. हाँ बिल्कुल depend करता है वो. अगर ये ऐसा body है, disk है, तो इसका moment of inertia about this axis, about this axis, about this axis, about any axis. So it depends upon the axis of rotation of the body. It depends upon the size and shape of the body. अभी अभी हमने देखा है कि same mass है, same radius है, लेकिन उसका size और shape अलग है, तो वो depend करेगा उसके ऊपर. So C is also. So in short, D is the correct answer here. All are three correct, so D is the answer. It depends upon the mass of the body, the axis of rotation, and the size and shape of the body. इन तीनों के ऊपर वो moment of inertia depend करेगा. I hope this is clear to you all. Hello, I hope this is clear to you all. चलिए, तो ये तो हो गया तुम्हारा पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोटेटिंग टेबल. ये तो लास्ट में सॉल्व करना है मुझे. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए. ये वाला analogous to moment of inertia, analogous to mass in rotational motion, analogous to mass in rotational motion is what? Moment of inertia. Analogous to mass in linear motion, ऐसा होना चाहिए. linear motion में mass का analogous rotational motion में क्या होता है? तो it is moment of inertia. So 44 का A is the answer. Is this okay? Is that clear? So let's I'll stop